बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस। मैंने बताया कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है तो वाटर निकल रहा है, वाटर को ऐड कर दो तो दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो वापस से अपना H प्लस और OH माइनस चला गया, बीच में एस्टर बॉन्ड बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड बना, वो सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम होते हैं वो कैसे एंजाइम हुए? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। किस केस में आ जाएंगे, किस क्लास में है वो? हाइड्रोलेज में। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन कि आपसे पेप्टाइडेज, डीएनएज, न्यूक्लियस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इन सब के बारे में क्लासिफाई करने के लिए आ जाए तो वो कलेक्टिवली सब क्या है? हाइड्रोलेज है, क्योंकि उनका टारगेट साइट क्या है? ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, एस्टर, एथर बॉन्ड, हैलाइड, पीएन बॉन्ड, इन सब पे वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, लाइसेस में क्या आ गया? ऐसे एंजाइम जो रिमूवल ऑफ ग्रुप कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफेरेज हो गया, रिमूव कर दिया ग्रुप को, सबस्ट्रेट को चेंज कर दिया, तो दैट कैटेगरी ऑफ एंजाइम इज नोन एज लाइसेस। लाइसिस कर रहे हैं, वो एक ग्रुप की लाइसिस कर दिया, तो यहाँ पे वर्ड लिख दोगे लाइसिस। ठीक है, enzymes that catalyze removal of group from substrate by mechanism of other than hydrolysis। अब हाइड्रोलिसिस में भी ब्रेकडाउन हो रहा था, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? यहाँ H प्लस को आप मत रखो, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सारे डिहाइड्रोजनेशन से बने हुए बॉन्ड है, उनको रिमूव करने में जो भी चेंजेस हो रहा है, उनको तोड़ने में वो लाइसिस में नहीं आ रहे हैं। दैट इज अगेन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो आपके यहाँ पे आ गए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके हाइड्रोलिसिस में आ गए। इज इट क्लियर? इसको छोड़ के बाकी जो लाइसिस कर रहे हैं वो सब किस में आ गए? कलेक्टिवली लाइसिस में। लिविंग डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया होगा, इज इट विजिबल? दिख रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, एक्स और वाई, सी और सी, हमने बताया था एक अनसेचुरेशन एक सेचुरेशन, या आप सिंपली ये याद रखो डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी। अब यहाँ पे आपको बाकी वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये होगा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स रिमूव हो गया, वाई रिमूव हो गया, और एक्स और वाई के बीच में बॉन्डिंग बन गई, एंड सी और सी के पास जो एच, मतलब ये CH2 हो गया, ये CH2 और बीच में इनके क्या हो गया? डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसे बना? बाय द रिमूवल ऑफ दीज ग्रुप्स, लाइसिस। इन ग्रुप की लाइसिस हुई, उसकी वजह से एक बॉन्ड बना है। ठीक, ऐसे ही बॉन्डिंग, ऐसे ऐसे रिएक्शंस करने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे? लाइसिस। आइसोमेरिस, आइसोमर पता है थोड़ा सा, तो मैंने भी बताया था। आइसोमर फॉर्म, केमिकल फॉर्मूला सेम हो और एक दूसरे के आइसोमर हो, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन केमिकल फॉर्मूला उनका सेम है। आइसोमेरिक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में भी पढ़ना है। ठीक है, आपका रेस्पिरेशन में भी आप पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ोगे, तो वहां पे जो एंजाइम रोल प्ले कर रहे होंगे वो कैसे एंजाइम होंगे? आइसोमेरेज। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं कर रहे हैं, रोटेशन कर दिया, इंटरनली उन्होंने बॉन्ड रोटेट करके H की लोकेशन बदल दी, जैसे हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बात करें। ठीक है, वहां तो एल्डिहाइड कीटोन का भी डिफरेंस है, तो रोटेशन हो रहा है, लेकिन केमिकली दे आर सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जब हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो वो सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो आइसोमर हो जाएंगे। और फिर इसका जियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे डिफरेंशिएशन होता है, आइसोमेरिक रिएक्शंस वगैरह पढ़ाया जाएगा, वहां देखिए। इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन। और इसको रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लाइट के प्रेजेंस में वो म्यूटा रोटेशन वाला जो क्वेश्चन बताया था ना, उस तरीके से कि वो किस तरफ राइट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मिरर इमेज, ये सब आपके इसके फिर टाइप्स आ जाते हैं, एपिमर, आइसोमर, एनएनसियोमर, वो सब वहां पे पढ़ना बेटा, केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना ये वाले क्वेश्चन सारे। लाइगेजेस, लाइगेज मतलब होता है जोड़ना। ठीक, लाइगेशन रिएक्शन हो रहा है, लिंकिंग हो रही है। ठीक है,
लिंक्ड रिएक्शन हो रहा है, लिंकिंग, तो वहां पे जो एंजाइम है वो क्या हो गए, लाइगेज है। जैसे मैंने एक एंजाइम बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्टेड साइट है, एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर कट कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर कट कर रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब हमने अपना डिजायर्ड सेगमेंट लिया कि ये भाई डीएनए है, इस डीएनए के यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जिससे हम, चलो ये हम मान लेते हैं ये कोई कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, इसके 2 पेज बीच में ऐसे हैं जहां पे कोहिनूर हीरा कहाँ पे रखा है ये लिखा हुआ, ठीक है। ठीक, तो हम इस 2 पेज को ले जाएंगे अपने पास, हमने किस जोड़ लिया, ठीक है, हम अपने पास रख लिए, जो पर्सन था जिसने अटैक किया उस पर्सन के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो हमने जब डीएनए को कट किया तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसे जोन को उससे कट कर लिया, एक ऐसे सीक्वेंस को वहां से कट कर लिया जिसकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट सपोज कि हमें पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक बनवानी है, तो हम ऐसे जीन वहां से कट कर चुके हैं जो पेनिसिलिन को फॉर्म करते हैं। अब हम उसको किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी बैक्टीरिया में डाल रहे हैं, क्योंकि किसी एनिमल में, ह्यूमन में डालोगे तो उसका रेप्लिकेटिंग टाइम मच 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 हायर है, ठीक है। एक ह्यूमन पे आपको एनालिसिस करनी है तो 60 साल तक आप देखते रहो, धीरे धीरे धीरे। लेकिन एक बैक्टीरिया है जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, 20 मिनट में डबलिंग टाइम उसके रेप्लिकेट कर रहा है, उसके हर बच्चे 20 मिनट में आ रहे हैं, तो 2 की पावर n से उसको कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, वो डिफरेंट सिनेरियो। जैसे यहाँ पे समझो कि जब हम वो बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं, इट मीन कि रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम वहां पे भी कट लगानी चाहिए बैक्टीरिया के, तभी तो वो नियर बाय नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग होगी, ठीक है। यहाँ से एक सीक्वेंस गया, उसको फिट, जैसे लॉक एंड की मॉडल पढ़ रहे हो ना, उसी तरीके से फिट होने के लिए उसको नाइट्रोजनस बेस पेयर वहां पे भी चाहिए, उसके रिजेम्बलेंस कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे। तो जो कट करने में यूज हुआ दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो जोड़ने में यूज होगा वो एंजाइम क्या होता है, लाइगेज एंजाइम, क्लियर। हीलिंग कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक। इस तरीके के एंजाइम लाइगेज होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी रोल प्ले करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी रोल प्ले करेगा, पीसीआर पढ़ोगे वहां पे भी ये आएगा, ठीक है। और आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ोगे वहां पे भी आएगा। तो जस्ट अभी क्लास हम देख रहे हैं कि एक ऐसे एंजाइम है, कैटलाइजिंग एंजाइम है, जो लिंकिंग टू टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हैं, जैसे ये ए है ये बी है, ए का डीएनए बी के डीएनए से मिलेगा तभी जाके वो कंप्लीटली कोई प्रोटीन जो हमें चाहिए थी डिजायर्ड, वो आरएनए के थ्रू फॉर्म हो रही होगी। तो ए और बी के बीच में इस तरीके की ज्वाइनिंग जो स्टेपलर का काम करेगा वो हो जाएगा लाइगेज एंजाइम, क्लियर। 2 compound example enzyme which catalyze joining of C and O bond, C and S bond, C and N bond, P and O bond, और ये सारे आपके जो आपने टर्सरी स्ट्रक्चर जो फोल्डिंग देखी वहां सब में ये बॉन्ड फॉर्म हो। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ एक्ट कर रहे थे, वो जो आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ी, जो पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ रहे हो, वो सारी बॉन्डिंग पे एक्ट करने वाले एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेशन कि वो ग्रुप को रोटेट कर रहे हैं तो ट्रांसफरेज एंजाइम हो जाएंगे, वो लाइगेज कर रहे हैं, लाइगेटिंग कर रहे हैं तो लाइगेज एंजाइम हो जाएंगे। इस बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई कर, ठीक है। नाउ कोफैक्टर, कोफैक्टर और कोफैक्टर में एकदम लिमिटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ एनसीईआरटी के देनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है, ठीक है। लेकिन जब भी लड़ाई होती है तो एनटीए बोलता है कि एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो कुछ चीजें करेक्ट है, कुछ एक ही चीज यहाँ पे इनकरेक्ट है, जिसपे ये पूरा फिनोमेना आप हायर जब पढ़ोगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ऐसे 2 ही कैटेगरी बताई गई, ठीक है। आइडेंटिफाई एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, ये 2 ही कैटेगरी है हायर स्टडी में। देयर इज नथिंग लाइक मेटल आयंस, मेटल आयंस इज पार्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है, और ये जो हमने लाइन बोली इसको ध्यान में रखोगे, क्योंकि अब तो एम्स वगैरह हो नहीं रहा है, तो वहां पे इसी इंफॉर्मेशन पे काउंटर करते हुए वो क्वेश्चन करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा विच मेटल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोस्थेटिक एंजाइम, ऐसे क्वेश्चन आए हुए। तो आप मेटल को पकड़ोगे तो आप बोलोगे ये तो मेटलो प्रोटीन हो गए, ठीक है, मेटलो एंजाइम हो गए, लेकिन दीज आर एक्चुअली प्रोस्थेटिक एंजाइम। इसलिए बस यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन है लाइन बाय लाइन उसको देख लो।
Enzymes are composed of one or several polypeptide chain. However, there are a number of cases in which non-protein constituents, non-protein constituent मतलब प्रोटीनिशियस पार्ट नहीं है, तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट उससे जो भी बाइंड कर रहा है वो सभी क्या हो गए, कोफैक्टर हो गए। इज इट क्लियर? और ऐसे एंजाइम अकेले फंक्शन नहीं कर सकते, उनको एक को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शनैलिटी करने के लिए। ये मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया। क्लियर? called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, यही जो मैंने आपको बता दिया कि एंजाइम में अगर नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है, इस तरीके के एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है, तो वो कैटालिटिक एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। कैटालिटिक एक्टिविटी को शो नहीं करेगा जब तक उसको जो एसेसरी चाहिए, जैसे हम कहें कि अब तुम्हारे मम्मी पापा चले गए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम्हें नहीं भी जाना है तो भी वो बोलेंगे कि चलना है, ठीक है, दिस इज नॉट अप टू यू, हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, तुम चलोगे, ठीक। तो तुम्हारा यहाँ आके पढ़ना वढ़ना ये सब चीजें नहीं हो रही है, फंक्शन नहीं हो रहा है। उसी तरीके से एंजाइम क्या हो गया, तुम हो गए वहां पे मम्मी पापा के साथ चले गए, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो तो तुम्हें अपनी एडिशनल जो मॉड्यूल है, जो नोटबुक है, जो पेन है, ये सब मिलके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन हुआ, ये सब मिलके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अकेले तुम सक्षम नहीं हो, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन हो गया जो सिर्फ तुमसे नहीं हो सकता, उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई कोफैक्टर चाहिए, तभी तुम्हारी फंक्शनल वहां पे हो सकती है, तभी तुम अचीव कर सकते हो जो भी तुमने डिसाइड किया। क्लियर? तो ऐसे सभी फैक्टर्स को जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जिनके बिना पॉसिबल नहीं है, उन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। को मीन्स एसोसिएट होके कोई काम कर रहा है, एडिशनल एंजाइम और एंजाइम के साथ एसोसिएट होके फंक्शन कर रहा है, दैट इज कोफैक्टर। In these instances, the protein portion of the enzyme is called apoenzyme। अब हम यहाँ पे तुम्हें एक एंजाइम प्लस कोफैक्टर एंड देन यू कैन, तुम भी ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाने की आदत डाल लो, कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, ठीक है। अब ये बना कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, तो इस एंजाइम को क्या बोला, इस एंजाइम को बोल रहे हैं एपोएंजाइम। Clear? Three kinds of cofactor may be identified as a prosthetic group, coenzymes and metal ions। ऐसे ग्रुप्स जो उसको एक्टिविटी पर देंगे उनको कैटेगराइज किया गया, फिर यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीन ग्रुप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस या मेटलो एंजाइम बोलते हैं, जिसमें ये अटैच्ड होते हैं, उनको कलेक्टिवली यूनिट को बोलते हैं मेटलो एंजाइम एंड आयंस को बोलेंगे मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक। अब जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ से निकलना है, ये इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है, कौन लूजली बाइंड है, कौन जरूरत पड़ने पे सिर्फ जुड़ रहा है उसके साथ, इस तरीके से कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप को फिर क्लासिफाई किया गया। तो एक लाइन फिर से यहाँ पे लिखोगे इसी तरीके से एरो टाइप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्ड, और ये हमेशा टाइटली बॉन्ड है, इसलिए मैक्सिमम केस में एंजाइम की एक्टिविटी जो आयन से, जैसे मैग्नीशियम आयन पे डिपेंडेंट है, तो मैग्नीशियम उसके साथ बाइंड करके प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ये अलग नहीं हो। कोएंजाइम क्या हो गए, लूजली बॉन्ड होंगे, वो जब जरूरत पड़ेगा वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट है, और वो आके बाइंडिंग कराए और देन एंजाइम आपका कन्वर्ट हो गया एक्टिव एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यही बात है जो गलत हो सकती है, जब हम बोल रहे हैं कि मेटल आयंस आर आल्सो प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो मेटल आयन कभी ऑर्गेनिक नहीं होंगे, ठीक है, एलिमेंट है वो, organic compound and are distinguished from the others cofactor in that they are tightly bound to the apoenzyme। apoenzyme क्या हो गया, प्रोटीनेशियस पार्ट हो गया, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या हो गया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि टाइटली बाउंड है एपोएंजाइम के बाइंडिंग साइट से। ये एक्टिव बाइंडिंग साइट नहीं है, ध्यान में रखना, एक्टिव बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट के लिए, ये वो बाइंडिंग हो गई जो आर ग्रुप प्रेजेंट है साइड चेन में और उसके थ्रू दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वहां पे जाके बाइंड कर।
इन peroxidase एंजाइम एंड कैटालिस। अब चलो peroxidase से बताओ कौन से सेल ऑर्गेनेल के अंदर peroxidase की एक्टिविटी होगी? कौन बोला? पेरोक्सिसोम। ठीक है, सोमा बॉडी पेरोक्सीडेज H2O2 की सिंथेसिस की बात हो रही है तो पेरोक्सीडेज पेरोक्सिसोम के अंदर। इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, heme is the prosthetic group। अब ये एक एग्जांपल दिया है, हीम मतलब आयरन। ठीक है, आयरन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक पूरा कलेक्टिवली जो ग्रुप बना रहा है उसको बोलते हैं हीम। आयरन उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब सिर्फ आयरन की बात कर देंगे तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं रह जाएगा, ये तो मेटल हो गया। तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन जो एग्जांपल दिया हुआ है बस उसको हाईलाइट करना है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब ये एक ऐसा पार्ट भी है तो ये समझ लो कि इसकी एक्टिविटी कितनी हो। एक तो ये वो है कि जो एडिशनली एडिशन भी हो रहा है, प्रोटीनेशियस पार्ट में जुड़ भी रहा है, और उसके बाद इसको एक्टिव साइट पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कैसा हो गया? एक ब्रिज की तरह। ठीक है, ये कैसा हो गया बेटा? ब्रिज की तरह। जैसे ये एंजाइम है, ये प्रोडक्ट है, एंजाइम का आर ग्रुप है और प्रोडक्ट में समथिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो एक साइड में ये एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ बीच में हम बोले चलो थोड़ा सा अच्छे से सुनो ध्यान से जरा। एंजाइम है, एंजाइम के पास साइड चेन में आर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड वाला ही आर ग्रुप है। एक प्रोस्थेटिक हमने बोला हीम ग्रुप है, हीम यहाँ पे आके बाइंड किया है। तो हीम के कुछ ऐसे पोर्शन होंगे, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो कि आर के साथ बाइंड कर रहे हैं। कहाँ पे? एंजाइम के एक्टिव साइट पे। ठीक है, अब यही हीम में कुछ ऐसे ग्रुप है, कुछ ऐसे फंक्शनल है जो कि प्रोडक्ट के भी आपके साइड चेन से बाइंड कर रहे हैं। प्रोडक्ट सॉरी सबस्ट्रेट ले लेते हैं, रिएक्शन बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट के साइड चेन से बाइंड कर रहा है, मतलब सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है। सबस्ट्रेट का कोई फंक्शनल ग्रुप है उससे बाइंड कर रहा है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बिहेव हियर बिहेव एज अ लाइक अ ब्रिज। ठीक है, एक्टिव साइट से ज्वाइंट होने के लिए, वो डायरेक्ट एक्टिव साइट से ज्वाइंट नहीं हुआ है, डायरेक्ट एंजाइम की एक्टिव साइट से ज्वाइन नहीं हुआ है, उस प्रोस्थेटिक ग्रुप से ज्वाइन हुआ है जो कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एंजाइम से बाइंड हो रखा था। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर रहा है और एंजाइम से भी बाइंड कर रहा है। अब हटा दो आर ग्रुप और साइड चेन की बात हटा दो, तो दिस फॉर्म एज दिस एक्ट एज अ ब्रिज। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ब्रिज की तरह काम किया, दो दो के बीच में लिंकिंग का काम कर रहे हैं ना। समझ में आई? ये बात नहीं आ रही? एंजाइम की बात की, एंजाइम में अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के रेसिड्यू आपके एंजाइम के एक्टिव साइट को फॉर्म किए। ठीक है, अब उस रेसिड्यू में आर साइड चेन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अलग अलग अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उनके अलग अलग आर ग्रुप प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सीओएच भी प्रेजेंट हो सकता है। वो आर आर में डिफाइन होगा कि वो क्या है। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जब तक बाइंड नहीं करेगा ये एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। इसने बाइंडिंग की है, अदर साइड पे भी बाइंडिंग हो सकती है प्रोस्थेटिक ग्रुप, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड किया। इट मींस कि एक तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दूसरा एक्टिविटी ऑफ एक्टिव साइट इज डिपेंडेंट ऑन दैट प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये क्या हो गया बेटा? इंटरकनेक्टिंग, एक ब्रिज की तरह। अब वो जो सबस्ट्रेट बाइंड करने वाला था वो एंजाइम एक्टिव ही इसलिए हुआ क्योंकि एंजाइम एक्टिव ही इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, इससे बाइंडिंग कर रखा। अब सबस्ट्रेट इसके पास आएगा ही इसलिए क्योंकि उसको बाइंड करने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप के पास कोई बॉन्ड बनाने के लिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इन दोनों से बाइंड कर रहे हैं, दो तरफा बॉन्डिंग चल रही है। ठीक है, जैसे कोई संधि बन रही है, कोई संधि वार्ता चल रही है, तो बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दे या दोनों के बीच में बात करा रहा है, यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कर रहा है उस तरीके से। For example, in peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, heme is the prosthetic group and it is a part of active site of the enzyme. Coenzymes
सेकंड क्या हो गया, अब ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इसके पीछे की कहानी वो समझ लो कि वो ब्रिज की तरह, इस चीज को नोट डाउन कर लोगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा। Coenzymes are also organic compound, but their association with the apoenzyme is only transient. ट्रांजिएंट हो गया, प्रोस्थेटिक वाला क्या हो गया, स्ट्रांगली। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा कि स्ट्रांगली बॉन्ड कौन होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे या कोएंजाइम्स होंगे। तो कोएंजाइम्स लूजली बॉन्ड होते हैं एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके स्ट्रांगली बॉन्ड। जब तक मेटल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मेटल भी क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि मेटल आर ए टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल रही है एंड मेटल को एक अनदर क्लास में देके मेटल आयंस बोल रही है। Coenzymes are also organic compound, but their association with the apoenzyme is only transient. इंटरमीडिएट बनेगा, एक लूज बनेगा, और एंजाइम और कोफैक्टर का एक एसोसिएशन बस कुछ टाइम के लिए होगा, जब तक फंक्शन करना है, उसके बाद वो रिलीज हो जाएंगे। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, जब कैटालिसिस रिएक्शन होना है उस टाइम ये एक ट्रांजिएंट बॉन्डिंग बना लेगा। Furthermore, coenzyme serves as a cofactor in a number of different enzyme catalyst reaction. कई सारे एंजाइम ऐसे हैं जो कि कोएंजाइम के प्रेजेंस और बॉन्डिंग से ही रेगुलेट हो रहे हैं। इसलिए कोई चीज जो फीडबैक मैकेनिज्म उनके अंदर नहीं है, वो इससे डिफाइन होती है कि वहां पे कोएंजाइम कंट्रोल है। कोएंजाइम रिलीज हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो गया, ठीक है। कोएंजाइम बाइंड किया तो एंजाइम एक्टिव हो गया। कंसंट्रेशन एंड उस प्रोसेस के लिए, उस पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल कोएंजाइम है। तो कई सारे कैटालिटिक रिएक्शन में कोएंजाइम्स रोल प्ले कर रहे हैं। The essential chemical component of many coenzymes are vitamin. अब जैसे आपने सुना होगा विटामिन बी, विटामिन ए, बी डिफिशियंसी, जैसे यहाँ पे नियासिन, निकोटिनामाइड का एग्जांपल दिया हुआ है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ विटामिन बी। यहाँ पे आप एक नोट्स बना लोगे। नियासिन दिया है, इसको बोलते हैं विटामिन बी। फिर हम पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में B1, B2, B3, B5 क्या होते हैं वो सब। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट अब ऑर्गेनिक है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक है। विटामिन से क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन आर द कोफैक्टर, विच टाइप ऑफ कोफैक्टर, तो वी कैन गो फॉर द ऑर्गेनिक। मेटल नहीं है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक भी नहीं। क्लियर एग्जाम्पल, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये विटामिन हैं जाके बाइंड कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि विटामिन हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होते हैं। पहले भी मैंने बताई ये चीजें। विटामिन हमें जो हम डाइट ले रहे हैं उसके थ्रू ही हमारे बॉडी में जाते हैं, और लीवर में उसका इंटर कन्वर्जन होता है, वो अपने फंक्शनल फॉर्म में आते हैं एंड देन हम लोग उसको यूज करते हैं, और वो हमारे इसी सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कई सारे को एंजाइम या यू कैन से एंजाइम का को फैक्टर एक तरीके के विटामिन। इज इट क्लियर बेटा? रिलेट कर लेना थोड़ा इस पैराग्राफ को। एग्जाम्पल, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट फॉर्म है NAD, एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म है NADP, कंटेन द विटामिन नियासिन, जो कि विटामिन बी है। ठीक है, अब बहुत रिएक्शन जब पढ़ोगे तो देखोगे NADP NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH डॉट H में, फिर पढ़ोगे NADP प्लस कन्वर्ट होगा NADPH डॉट H में। तो इस तरीके के रिएक्शंस आएंगे, वहां पे आप समझो ये ऐसे एंजाइम, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हम वहां पे बताएंगे आप। ठीक है, तो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रही है तभी वो प्रोसेस हो रही है, लेकिन ये एंजाइमेटिक रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट हो। समझ रहे हो बेटा? The essential chemical component of many coenzymes are vitamins. Example, coenzymes nicotinamide, adenine dinucleotide, NAD and NADP contain the vitamin niacin, और ये आपका विटामिन बी हो गया। A number of enzymes required, अब ये थर्ड कैटेगरी हो गई। This is third, this is second and prosthetic group आपका फर्स्ट हो गया। A number of coenzymes require metal ions for their activity, which form coordination bond with the side chain at the active site and at the same time। अब जो मैंने आपको बताया ना अभी ब्रीज वाली चीज एक्चुअली प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन एक ही चीज, ठीक है, एक ही क्लास है। तो वो ब्रीज वाला मोस्ट ऑफ द केसेस क्या कर रहे हैं, मेटल्स फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे के जो कंसेंट्रेशन है, जो आपको कहते हैं कि सॉल्ट का सप्लीमेंट भी अच्छे से होना चाहिए बॉडी। अगर बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें ORS का घोल दिया जाता है, बच्चों को सुना है
इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं ताकि आपका सॉल्ट बैलेंस बन जाए। ठीक है, वो भी बहुत सारे रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस सब के लिए यहाँ पे एक वर्ड आप यहाँ से लोगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सबस्ट्रेट के साथ बनाया और एक साइड में वो एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल, जिंक एज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी एनाइड्रेज दूसरा था, दिस इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इट मींस कि ये पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अपनी एक्टिविटी तब तक नहीं करेगा जब तक वो जिंक के साथ बाइंड नहीं करके रखेगा, और ये जिंक सबस्ट्रेट और कार्बोक्सी पेप्टाइड के बीच में ब्रिज की तरह प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट करवा, फंक्शन को कोऑर्डिनेट करा। इज इट क्लियर? कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट कब हो जाएगा? जब ये सारे कोफैक्टर चले जाएंगे। When the cofactor is removed from the enzyme, this testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. Again, इस मैकेनिज्म को भी हम लोग यूज करते हैं ड्रग सिंथेसिस के लिए। ठीक है, कोफैक्टर बाइंड कर रहा है। अब जैसे जैसे सपोज कोई डिजीज कॉजिंग एंजाइम को हमें डिस्ट्रॉय करना है, जो एक बैक्टीरिया के अंदर भी सेम एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, अगेन वही इनहिबिटर वाला फंक्शन। ठीक है, तो हम उसके कोफैक्टर को कम कर दें, हम उसके कोफैक्टर को टारगेट कर दें, तो जो एंजाइम उस पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था वो एंजाइम अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो पाथवे नहीं चल पाएगी। तो इस तरीके से भी एक ड्रग डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंट एरिया है। अब देखो यहाँ पे हो गया है चैप्टर खत्म, कुछ हेडिंग बीच में बची हुई है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, उनको हम कल पढ़ा देंगे तुम लोग को। और कुछ एक दो एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उससे लिस्ट बना के उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट बायोमोलिक्यूल का होगा अब टेस्ट आज से छठे को, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो संडे को टेस्ट दे देना किसी भी टाइम, मॉर्निंग या इवनिंग हम डिसाइड कर देंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे? 90 क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मॉड्यूल को सॉल्व करो। बायो के केस में देखो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 30% मॉड्यूल दें, 50% हम बाहर से दें। वो परसेंटेज हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बायो बायो में टू द पॉइंट क्वेश्चन। ठीक है, वो मॉड्यूल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मॉड्यूल से बाहर भी क्वेश्चन हो, समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो मॉड्यूल के भी पार्ट हो सकते हैं, वो एक्सरसाइज 2 के भी पार्ट हो सकते हैं, वो एक्सरसाइज 1 के भी पार्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से परसेंटेज में डिवाइड करना सिर्फ दिखाने के लिए कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मॉड्यूल से क्वेश्चन देने वाले हैं या बाहर से देने। कि हम पहले भी आपको बताएं मॉड्यूल के क्वेश्चन देखेंगे एक दो बार, अगर तुमने कुछ डिस्कस कर लिया तो उसको क्वेश्चन को देखेंगे। अदरवाइज जो मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ उससे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मेरे पास बने हुए हैं, वहां से हम पेपर देंगे। ठीक है, पढ़ाए हुए क्वेश्चन हो गए, 2-4 बाउंसर क्वेश्चन रहते हैं जो कि हो सकता है थ्योरी में कवर नहीं हुए हैं, तो वो क्वेश्चन में आने चाहिए पेपर में, ताकि आपकी पेन वहां पे रुके और आप उसके बारे में हमसे डिस्कस करो। क्लियर? ऐसा भी नहीं पेपर कभी बनना चाहिए कि आप 90 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो, वैसे एक दो क्वेश्चन आपको वो भी मिले जो मेरे पढ़ाए हुए नहीं रहे। ठीक है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। इस बीच हम एक दो सीट और प्रोवाइड कर देंगे, उसको भी सॉल्व करो, कल जो सीट दी थी वो भी सॉल्व करोगे, और एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 सब कंप्लीट होनी चाहिए। इस बीच में जिस दिन भी मैथ्स की क्लासेस हैं उस दिन मैं वहां पे आपका 2 से क्या रहता है 4 आपकी बायो की रिवीजन क्लास ले लूंगी, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल रिवीजन मांगता है। आप बोलो या ना बोलो, बायो मॉलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जिसको रिवाइज कराना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, स्टिल किसी को कोई भी डाउट है, चैप्टर को कंप्लीट करो, मॉड्यूल से पढ़ो, और कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जो नहीं समझ में आता है उसको पूछो और कवर करो। चलो बाय बाय।